हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में हम लोग फिर से आते हैं। पेपर का जो महत्वपूर्ण कुछ न्यूज है उस न्यूज को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग जैसा कि पहला देख पा रहे हैं कि फिनांस मिनिस्टर आस्क्स स्टेट रन इन इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफिसर इन वोटिव प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पे इसका जो मतलब है, ये मतलब ये है कि फिनांस मिनिस्टर ने जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है जो स्टेट रन लिखा हुआ है, स्टेट रन कहने का मतलब है कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है उसके अधिकारियों के साथ मीटिंग अरेंज करती है और वो कहती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लाइए जो काफ़ी इनोवेटिव हो, जो लोग उसको देख करके उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो प्रोत्साहित हो। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा दो प्रकार की होती है। एक बोलते हैं जीवन बीमा और दूसरे को बोलते हैं सामान्य बीमा। तो यहाँ पे मुख्यतः आप लोग को बताना ये चाह रहा हूँ कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि ऑफलाइन जब क्लासेज की बात करते हैं तो सामान्यतः लोग इंश्योरेंस की जब बात की जाती है तो इंश्योरेंस के बारे में लोग को आइडिया बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे जो भारत सरकार का जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, बीमा दो प्रकार का है, एक जीवन बीमा है, एक सामान्य बीमा है। तो सामान्य बीमा को ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत सरकार के अधीन या भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चार जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और मुख्यतः हम लोग को ये देखना है कि हम यहाँ पे जब जीडीपी की बात करते हैं तो हमारे देश में जो सामान्य बीमा से संबंधित जो कंपनी है वह कंपनी भारत के जीडीपी में मात्र लगभग यानी कि 1% से भी कम अपना कंट्रीब्यूट करती है। जबकि हम अन्य देश की बात करते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो विश्व के अन्य देशों में एवरेज 4.2% जीडीपी में इनका योगदान है। तो हम लोग को सामान्यतः एग्जाम में जो हम लोग को पूछा जाएगा वो यहाँ से एक बातें पूछी जा सकती है कि भारत के जीडीपी में जो बीमा कंपनी है उस बीमा कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है। और जब हम वैश्विक स्तर पर चलते हैं तो वैश्विक स्तर पर बीमा का जीडीपी में कितना योगदान है। तो औसत विश्व के अन्य देशों की जब बात करते हैं तो उसका योगदान 4.2% है जीडीपी में। तो यहाँ पे दो बातें हम लोग को यहाँ देखना है कि हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान समय में भारत सरकार का जो सामान्य बीमा कंपनी है वो उसकी संख्या कितनी है, तो चार है। कौन कौन सी है उसको देख लेना है। उसका जीडीपी में योगदान कितना है। ये सामान्यतः इस तरह का जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं ये बीपीएससी में पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेपर पे कि गवर्नमेंट नोड टू 15.6 के करोड़ फॉर फार्म लोन इंटरेस्ट सब्सिडी। जैसा कि पहले इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग चर्चा किए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन सेंक्शन किया जाता है, तो जैसा कि हमने चर्चा किया था कि फिनांशियल ईयर 26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 31.5 लाख करोड़ रुपया लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में देने की बात कही गई थी। और ठीक इसके पहले जब फिनेंशियल ईयर 25 की बात करते हैं तो 28.98 यानी कि 28.98 लाख करोड़ रुपया देने की बात कही गई थी। और आप लोग से पहले चर्चा किए थे कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट करने वाला कौन सी वित्तीय संस्थान है, तो हम लोग चर्चा किए थे कि कमर्शियल बैंक है। जैसा कि हम लोग बैंक की जब बात करते हैं तो बैंक के बारे में लोग चर्चा किए थे कि बैंक हमारे देश में दो प्रकार का है। एक बैंक है जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, दूसरा बैंक है जिसका मोटिव है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब हम
बैंक जो प्रॉफिट कमाने वाला बैंक है उसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक, या इसी को आप लोग जब बुक में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। दूसरा आप लोग जो जानते होंगे कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं जिसका मोटिव होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। और वही कोऑपरेटिव बैंक की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 3 स्तरीय हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक है, 3 टायर्स ऑफ लेवल है कोऑपरेटिव बैंक का, जिसकी हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे क्लाइमेक्स पे जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। इसके बाद जो मध्यवर्ती स्तर पर जिसको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, और उसके नीचे जब आते हैं तो पैक्स अध्यक्ष की जो हम लोग बात करते हैं तो पैक्स की बात करते हैं। तो यहाँ मुख्यतः यहाँ पे जब हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे चर्चा किया गया है कि अभी भारत में जो फिनेंशियल ईयर 26 है इसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि 31.5 लाख करोड़ रुपया लोन देंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें कही जा रही है कि इस फिनेंशियल ईयर में भारत सरकार 15.6 करोड़ रुपए सब्सिडी की बात कही जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि नाबार्ड के द्वारा वर्ष 1998 में किसानों को संगठित साख उपलब्ध कराने के लिए एक केसीसी कार्यक्रम चलाया गया था। और इस केसीसी के तहत हम लोग जैसा कि जानते थे कि केसीसी के तहत फिनेंशियल ईयर 25 तक 3 लाख तक लोन दिया जाता था, लेकिन फिनेंशियल 26 में इस लोन की सीमा को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो केसीसी लोन दिया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 7% होता है। लेकिन आप जिस दिन लोन क्रेडिट करवाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में जिस दिन लोन क्रेडिट होता है उस दिन से लेकर अगर 6 मंथ के अंदर में अगर आप उस अकाउंट में किसी भी प्रकार का अगर वन टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 3% की क्या देती है, सब्सिडी देती है। यही 3% सब्सिडी की बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत सरकार इतना करोड़ रुपया सब्सिडी देगी। यही अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप लाया गया है। और हम लोग जैसे बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार में कहते हैं कि बिहार में है क्या, तो 2 ही चीज़ है। जैसे कि झारखंड जब अलग हुआ बिहार से तो हम लोग कहते हैं कि बिहार में 2 ही है, एक आलू है एक बालू है। यानी कि हमारे पास बिहार में है क्या, तो भूमि है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट बिहार में बनती है आरजेडी के शासन के उपरांत, तो बिहार सरकार के द्वारा सबसे पहले कृषि रोड मैप लाई जाती है। और कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार 3% की सब्सिडी देती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना दे रही है सब्सिडी, 3%। फिर बिहार सरकार कितना दे रही है, 3%। यानी कि बिहार के किसी भी किसान को अगर केसीसी लोन मिल रहा है या ले रहे हैं तो उनका इफेक्टिव प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। यानी कि बिहार के किसानों को 1% पे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तथा रीजनल रूरल बैंक के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1% पे दिया जाता है। और इसी बीच में आप लोग फिर सुने होंगे कि जब हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी थी, 2 थी। लेकिन 1 मई 2025 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है। और जैसा कि जो 1 किया गया इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 स्टेट्स 1 आरआरबी एक जो पॉलिसी लाई गई है उसी पॉलिसी के तहत दोनों बैंकों को मर्ज करके 1 कर दिया गया है। अब बिहार में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका नाम है बिहार ग्रामीण बैंक। और बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक नाम है उस बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, पीएनबी है। जैसा कि आप लोग बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो जानते होंगे कि बिहार में जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक था, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। जबकि दक्षिण बिहार जो ग्रामीण बैंक था उसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था,
पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है, फिर हम लोग अगला देख पाते हैं कि व्यापार समझौता और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से संभावनाएं बढ़ी है। मेनली यहाँ पे जो ये आप लोग स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं कि भारत 3 साल के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यहाँ पे मुख्यतः अभी जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कि हम लोग जापान को पछाड़ करके और पूरे विश्व में 4th पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए, यानी कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब अर्थव्यवस्था की रैंकिंग की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का यानी कि जीडीपी की रैंकिंग जो की जाती है 2 आधार पे की जाती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं विनिमय दर, और दूसरा को बोलते हैं पीपीपी जिसको बोलते हैं क्रय शक्ति समता। तो जब हम विनिमय दर के आधार पर देखते हैं तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो हम लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हम लोग को जानना है कि अमेरिका का जो जीडीपी है वो कितने ट्रिलियन डॉलर का है, चीन का जो जीडीपी है कितने ट्रिलियन डॉलर का है, जर्मनी का कितना है और भारत का कितना है। तो हम लोग को अपने जानना है। ये तो सामान्यतः याद रहेगा कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। किस आधार पे? विनिमय दर के आधार पर। लेकिन जब पीपीपी के आधार पे बात करते हैं तो भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? चाइना। तब किसकी बात करेंगे? यूएसए। और तब किसकी बात करेंगे? इंडिया की बात करेंगे। तो पीपीपी के आधार पर हम लोग तीसरे पोजीशन पे है, जबकि विनिमय दर के आधार पे हम लोग कौन से पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे। तो ये हम लोग को याद करने वाली बातें हैं। दूसरा हम लोग को याद करना है कि भारत में जीडीपी का अनुमान, तो हम लोगों को मुख्यतः वैश्विक जो अनुमान है उसको ध्यान पे रखना है, वैश्विक जो अनुमान है उसको याद रखना है, और भारत का जो है सो याद रखना है। तो फिनेंशियल ईयर जब हम 25 की बात करते हैं तो 25 फिनेंशियल ईयर में, यानी कि कहने का मतलब कि 2024 से लेकर के 25 जो फिनेंशियल ईयर है उसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन था कि 6.5 है। लेकिन जब हम अगले 26 फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो यहाँ एस्टीमेट को घटा करके कुछ संगठन के द्वारा, जैसे आईएमएफ ने भी अपने अनुमान को घटाया था कि 6.2 रहेगा, लेकिन पुनः इसको क्या किया है? रिवाइज किया है। और रिवाइज करने के पीछे कारण क्या है? और उस कारण में बताया जा रहा है कि ये 4 फैक्टर बताया जा रहा है कि आखिर किस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का ग्रोथ 6.5% के दर से होगा। इसके पीछे 4 कारण बताया जा रहा है। एक निवेश को आधार बनाया गया है, महंगाई को आधार बनाया गया है, और तकनीकी और रोजगार के अवसर की बात की गई है कि भारत में ये सब भारत के आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में ये सब सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब कुछ बातें की गई है। अगला पेज फिर देखते हैं, उसी से संबंधित है कि भारत के पास 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने की क्षमता है। अब यहाँ पे बस एक डाटा है कि भारत 2047 तक हायर इनकम ग्रुप में शामिल हो जाएगा, और यहाँ पे फिर एक डाटा दिया गया कि 2030 तक 6.77 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा भारत का जीडीपी का आकार। भारत के जीडीपी का आकार 2030 तक 6.77 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किस आधार पर? विनिमय दर के आधार पर। यानी कि 2030 तक भारत किसको पछाड़ देगा? तो भारत जर्मनी को भी पछाड़ करके विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किसानों को लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी। अब एमएसपी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सरकार वर्तमान समय में 23 फसल है जो 22 अनाज, दलहन इत्यादि से संबंधित है, तथा एक है गन्ना।
तो भारत सरकार 23 फसलों का एमएसपी जारी करती है, 23 फसल का एमएसपी जारी करती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि एमएसपी के बारे में जानते होंगे कि बुआई से पहले भारत सरकार एमएसपी जारी करती है, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो जारी करती है भारत सरकार, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी लोग किसान हैं, वह किसान जो खेती करते हैं, किसानी कार्य करते हैं, उनको एक बीमा प्रदान करने के रूप में ये काम करती है कि तुम उत्पादन करो और आपके उत्पाद को हम एक निर्धारित कीमत पर, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपसे हम खरीद लेंगे। तो यहाँ हम लोग को मुख्य रूप से जानना है कि जो खरीफ फसल है, उस खरीफ फसल का एमएसपी जारी हुआ है, और खरीफ फसल के एमएसपी में कुछ आप लोग फसल देख पा रहे हैं, कुछ फसल का नाम आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी फसल में, जैसा कि धान की जब बात करते हैं तो 2359 रुपया धान का एमएसपी जारी किया गया है। ये हम लोग के लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये बातें पूछी सामान्यतः नहीं जाती है। मुख्यतः पूछी ये जाती है कि एमएसपी जारी करता कौन है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को वर्ष 25-26 के खरीफ सत्र के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। यानी कि जो खरीफ फसल है, जैसा कि हम लोग भारत में जानते हैं कि फसल 3 प्रकार के हैं, खरीफ है, जायद है और रबी फसल है। तो चूंकि अभी जो फसल का एमएसपी जारी किया गया है और अभी देश में खरीफ फसल की बुआई होने वाली है और एमएसपी बुआई से पहले जारी की जाती है, तो आपसे कहीं पूछा जाए कि एमएसपी जारी कौन करता है, एमएसपी तय कौन करता है, तो यहाँ आप लोग को याद रखना है केंद्रीय कैबिनेट कमेटी के द्वारा। यानी कि आप लोग से पहले जब हम वीडियो की बात करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो हमने चर्चा किया था कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी, और हमने चर्चा किया था कि भारत में वर्तमान समय में कैबिनेट कमेटी की संख्या कितनी है, 8 है। उस 8 कैबिनेट कमेटी में हमने चर्चा किया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स होता है। तो यही कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उन्हीं के द्वारा ये एमएसपी जारी किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक सीएसीपी आयोग है, सीएसीपी आयोग है, यह भारत सरकार को फसलों के संदर्भ में सुझाव प्रदान करता है कि जो खरीफ फसल है या रबी फसल है, उस फसल का एमएसपी क्या होना चाहिए। तो यह एक आयोग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुझाव देता है। इसकी सुझाव को मानना या ना मानना यह कैबिनेट कमेटी पे डिपेंड करता है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो पीएम होता है। यानी कि पीएम की अध्यक्षता में ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होती है। तो सीएससीपी ये क्या करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को सुझाव देता है। अब यह जब भारत सरकार एमएसपी को बढ़ाती है तो इससे किसानों को उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इससे वो प्रोत्साहित होती है, जिससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होगा, और उत्पादन में जब वृद्धि होगा तो मूल्यों में फिर क्या होगी, कमी होगी। तो ये कहीं ना कहीं मूल्यों में कमी को भी बढ़ावा देता है। इसी चीज को फिर जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसी चीज को यहाँ पे भी कहा गया है कि मॉडरेट 3% इंक्रीज इन पैडी सपोर्ट प्राइस। यानी कि ये पैडी यानी कि धान को हेडिंग बनाया है, यानी कि धान का जो एमएसपी मूल्य है, उस एमएसपी मूल्य में 3% की वृद्धि किया गया है। जैसा कि अभी चर्चा किए थे कि 2369 रुपया धान का एमएसपी निर्धारित किया गया है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। तो ये आप लोग के लिए याद रखना है। एक 3% को भी याद रखेंगे कि धान का जो फसल है, उस फसल के मूल्यों में 3% की वृद्धि की गई है। यहाँ भी आप लोग यही देख रहे हैं कि एमएसपी हाइक फॉर खरीफ क्रॉप्स 2025-26 ईयर टू ईयर, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना
खरीफ फसल के मूल्यों में वृद्धि की गई है, इसी का यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक चार्ट बना करके दिखाने का प्रयास किया गया है, टेबल बना करके दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार पेपर के जो महत्वपूर्ण कुछ न्यूज होंगे उसी न्यूज से संबंधित कुछ बात लेकर के हम लोग बात चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।